ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह की बातचीत। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास किया है उसे आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया के जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि 2014 के बाद भारत ने अपनी ऊंचाइयां छूने का जो रफ्तार थी वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पिछले 5 वर्षों में 65वें पायदान से हम 34वें पायदान पर आए। ये बड़ी तेज यात्रा है। दूसरा जो संकल्प था कि हम 19 से लेकर 24 के बीच में हम 1 नंबर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दुर्भाग्य से कोरोना का जो समय है इसने पूरी दुनिया को रोक दिया, लेकिन हमारा अपना विश्वास है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2 बड़ी स्कीमें हैं, जिसमें कभी भी हमारे ऐसे स्मारक जो मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थान, चर्च है, मस्जिद है, जो पुरानी थी उनके रिनोवेशन का या उनको विश्वस्तरीय बनाने का कभी कोई प्लान नहीं हुआ। प्रसाद ने उस कमी को दूर किया तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। स्वदेश दर्शन में कनेक्टिविटी को लेकर था। यदि कोई टूरिस्ट सीधे एनएच पे जा रहा है और उसको अगर कोई अच्छा कनेक्टिविटी मिले और उसको एक स्मारक और देखने के लिए मिले, तो वो अगर कनेक्टिविटी हो तो वो देखते हुए जा सकता है, या वहां कहीं रुकने का अच्छा स्थान है तो वो रुक के ब्रेक लेके दोनों काम करेगा और आगे निकल जाएगा। स्वदेश दर्शन में बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन जो मंशा थी उस मंशा की पूर्ति में कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को विजन की बात आती है कि उनने प्रायोरिटी क्या रखी है। तो शुरुआती दौर में लगा कि इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, वो सोशल ऑडिटिंग हुई है। अब उसके बाद उसका स्वरूप क्या आएगा ये देखा जाएगा। लेकिन अभी जो बजट घोषणा हुई थी आइकॉनिक साइट की, ये 17 आइकॉनिक साइट थी, बाद में वो 19 हुई और उसके बाद में वित्त मंत्रालय से उसकी क्लियरेंस हो गया है, कैबिनेट से उसका प्रस्ताव आना बाकी है। बाकी डीपीआर बनने के भी पहले तय किया है कि कोई भी संशोधन नहीं होगा, इसलिए डीपीआर बनने के पहले राज्य सरकार, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जो सीएसआर के माध्यम से भी काम करना चाहते हैं या होटल इंडस्ट्री के लोग, इन सबके साथ बैठकर हम पहले डिस्कशन करेंगे, बाद में उसको डीपीआर बनाकर इमीडिएट काम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी मंशा है। सर, स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश भर में थीम आधारित सर्किट विकसित किए जा रहे हैं और इसी तरह से प्रसाद योजना भी लागू की गई है। तो ये योजनाएं किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने में और देश भर में नौकरियां सृजित करने में जो है अहम भूमिका निभा रही हैं? मूल बात थी कि सर्किट के पीछे कारण ये था कि जो कनेक्टिविटी की बात मैंने आपसे कही थी कि बुद्ध सर्किट है, तो बुद्धिज्म के पास सेंटर है, जो आता है बुद्धिज्म के बारे में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक को उस सर्किट की जानकारी होनी चाहिए और इसलिए उस दृष्टि से ये थीम बनाई गई थी। चाहे वो ग्रामीण सर्किट हो, चाहे वो गांधी का सर्किट हो, चाहे बुद्ध सर्किट हो, जैन सर्किट हो, कृष्णा सर्किट हो, ऐसे थीम बनाई गई थी। स्वाभाविक है, फुटफॉल बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होंगे। दूसरी चीज है कि जब आप उसको विश्वस्तरीय सुविधाओं से कनेक्टिविटी को लेकर जब आप डेवलप करते हैं तो पर्यटक के लिए भी सुविधा है और बाकी लोगों को भी सुविधा है। प्रसाद योजना ने जबरदस्त परिणाम दिए। पहले हमारे पास में पुराने स्थानों को रिनोवेट करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लोग धार्मिक कारण बता दिया करते थे। अब इसमें चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सभी के लिए खुला हुआ है कि जहां पर लोग पर्यटक जाते हैं वहां जन सुविधाएं चाहिए। वहां पर अगर आपको हॉल बनाना है, कोई म्यूजियम बनाना है तो वो चीजें चाहिए और ये वास्तव में बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। भारत में डायवर्सिटी तो है ही, लेकिन हमारे पास में प्राचीन चीजें बहुत है। 2000 साल पुराने मंदिर है, ईसा पूर्व की चीजें हमारे पास में है, लेकिन उनको हम वास्तव में प्राथमिकता दे नहीं पा रहे थे। तो ये एक अच्छा अवसर है जिसमें एएसआई के मॉन्यूमेंट हो या स्टेट आर्कियोलॉजी के हों या किसी ट्रस्ट के हों, सबको शामिल किया गया। देखो अपना देश जैसी पहल और अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना किस तरह से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और मौजूदा धरोहरों के प्रबंधन में मदद दे रही है? ये कि हमने अंग्रेजों की एक व्यवस्था को दुर्भाग्य से स्वीकार कर लिया था, एएसआई के मॉन्यूमेंट हो या किसी भी मॉन्यूमेंट के रखरखाव में। उससे ये तकलीफ हुई कि जैसे आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं है, जो कुछ करना है वो सरकार को करना है। एडॉप्ट हेरिटेज उस व्यवस्था से इतर एक व्यवस्था थी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, संस्था या ग्रुप अपने सीएसआर के पैसे से कोई जन सुविधाएं अगर देना चाहता है, साथ में एक बैरियर जरूर लगाया कि हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हमारे साइनेज कहां लगे। जब कोई व्यक्ति काम कराएगा तो स्वाभाविक उसकी चर्चा होगी। तो ये तय किया कि एक नामी कोई स्मारक होगा, दूसरा मंत्रालय देगा, ताकि हमारे कोई ऐसे अछूते स्मारक पर जिस पर लोग नहीं जाते हैं, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन है महत्वपूर्ण, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है, तो आपको एक बोल लेना पड़ेगा जो मंत्रालय चाहेगा। तो आपको 2 मॉन्यूमेंट में एक साथ काम करने का मौका मिलेगा और वो स्कीम 19 से शुरू हुई
और अब और भी तेजी से गति पकड़ रही है। कोरोना के बीच में भी लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की है और मैं मानता हूं कि ये जन भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। एडॉप्ट हेरिटेज उसके लिए बेहतर एक मॉडल है। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो ये कमेटी किस तरह से नेताजी की विरासत को संजोकर रखने और उसे आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी? कल्चर मिनिस्ट्री ने एक पहली बैठक जो थी वो गृहमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस पर हमने कहा था कि इस वर्ष जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो सौभाग्य से नेताजी की 125वीं जयंती है। महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय, 5-6 लोगों की, किसी की जन्म शताब्दी है, किसी के 250 वर्ष हुए हैं, किसी के 350 वर्ष हुए हैं। इसी कालखंड में इनका आयोजन करना है। तो हम लोगों ने पहली नेताजी की 125वीं जयंती पर एक बैठक की थी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी जो राष्ट्रीय कमेटी बनती है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उसका स्वरूप दे दिया गया है। जिन लोगों को हमने बुलाया था उनके पास में नेताजी के सिपाही सालारों के, उनके सेनापतियों के कहें या उनके जो ब्रिगेडियर्स हैं या कर्नल्स हैं, उनकी डायरी, उनके सामान भी हमको उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिले थे। आईएनए के 7 लोग अभी भी जीवित हैं। इसमें 2 अभी लाल किले पर आए थे जिनकी आयु 100 वर्ष है और 101 वर्ष है। तो उनने कुछ बातें हमको सुझाव के तौर पर कही हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के पीछे जो लक्ष्य है कि देश की आजादी का पहला ऐलान नेताजी ने किया था। 60,000 की आर्मी में 26,000 लोगों ने शहादत दी। तो ये आईएनए का कहना था। तो ऐसी काफी अच्छी चीजें उनसे प्राप्त हुई हैं और मुझे लगता है कि एक बेहतर जानकारियां देश और दुनिया के सामने आएंगी। सर, कोविड-19 महामारी का देश भर के पर्यटन के क्षेत्र में क्या असर पड़ा है और सरकार किस तरह से इस क्षेत्र की मदद कर इसे आगे बढ़ने में सहयोग कर रही है? देखिए, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत के बारे में जो परसेप्शन है कोरोना के बीच में सुधरी है, ये हमारा सकारात्मक पक्ष है। हम जरूरतमंद देश हैं, बड़ी संख्या घनत्व तो हमारे पास है, कम स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी हमने 140 देशों को दवाइयां दी। दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को आसमान पर पहुंचाने वाला निर्णय था प्रधानमंत्री जी का, जिसका लाभ निश्चित रूप से भविष्य में भारत को मिलेगा। दूसरी बात आती है कि जो विदेशी पर्यटक भारत के भीतर थे वो अपने देशों में वापस नहीं गए। उनने यहां रहना सुरक्षित समझा और हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उस पर भरोसा जताया। ये हमारी दूसरी सफलता थी। तीसरी बात है, जो प्रधानमंत्री ने योग, आयुष और आयुर्वेद के बारे में दुनिया के को बताया है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो पोस्ट कोरोना जो परिस्थिति बनेगी वो भारत उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह होगी, खास करके वेलनेस टूरिज्म के लिए। वैसे भी पसंदीदा जगह भारत है, लेकिन कोरोना के बाद जो चीजें लोगों को चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। हमें उसको समन्वय करने की जरूरत है कि कोऑर्डिनेट हम कैसे करें, ज्वाइंट वेंचर कैसे बनाएं, इस पर काम शुरू है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो परसेप्शन हमारे बिगाड़ के चला जाता था, इस बीच में भारत ने अपने आप को सभी मोर्चों पर, कानून व्यवस्था के मामले में, बाकी मामले में परसेप्शन को सुधारा है। ये आने वाले समय में हमको लाभ देगा। दूसरा इसका एक पक्ष है कि होटल को नुकसान हुआ है, लेकिन तत्काल वित्त मंत्रालय ने उस पर जो पैकेज दिया, इसलिए इंडस्ट्री अभी भी सर्वाइवल की तरफ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। रिवाइवल की बात तो तब आएगी जब फुटफॉल बढ़ेगा, लेकिन जो आंकड़ा मैं आपको कह रहा हूं वो शायद आपको भी चौंकाने वाला होगा। गोवा में फुटफॉल 90 से 95% हो गया। उत्तराखंड में, हिमाचल में, यहां पर पर्यटक जा रहा है। एक आंकड़ा है जो हमको संबल देता है कि घरेलू पर्यटन पर देखो अपने देश के माध्यम से जो अभियान प्रधानमंत्री ने कहा था वो हमारा चल पड़ा है। तो 2 हिस्से हैं। एक तो सारे राज्यों में एक सी स्थिति नहीं है, महानगर के होटल बड़े नुकसान में हैं, लेकिन बाकी जगह पर ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा यह है कि बड़े होटलों को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन छोटे होटल्स में ऑक्यूपेंसी लगभग पिछले वर्ष के बराबर पहुंच गई। तीसरा, लोगों का जो चेंज है, या तो वो होम स्टे में रहना चाहते हैं या फिर खेतनुमा जो या जंगल के बीच में जो चीजें हैं। तो आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट हो या रिजर्व फॉरेस्ट हो, वहां सेचुरेशन है, वहां आपके पास में बुकिंग नहीं है। एक ये नया ट्रेंड है, इसका मतलब है कि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोगों को पहुंचा सकते हैं। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि जो फोकस करना चाहिए, जो लोग बेचैन है, 2 करोड़ 20 लाख भारतीय देश से बाहर घूमने जाते हैं और 1 करोड़ 80 लाख विदेशी पर्यटक आता है। ये जो 2 करोड़ 20 लाख हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है? जी, समुद्र देखने जाते हैं तो हमारे पास भी है, क्या हम उनको वो परोस है? अगर वो जंगल देखने जाते हैं तो हमारे पास जितनी टाइगर सफारी है दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर वो एडवेंचर के लिए जाते हैं तो वो भी हमारे पास में, हमने 137 पीक्स गृह मंत्रालय ने एक साथ खोली है। उसमें से अरुणाचल ने अपने आप को मना कर दिया, तो फिर भी उसके बाद भी वो 117-18 बस्ती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। हमारे पास काम करने की गुंजाइश है और हमने की है। जैसे होटल का आंकड़ा पर्यटन मंत्रालय के पास कुल 1400 होटल्स का था,
आज की तारीख में जब हमने निधि पोर्टल खोला, ये मेरी बड़ी सफलता है मंत्रालय की कि एक पैसा खर्च किए बगैर आप सेल्फ रेगुलेशन के साथ अपने होटल को पंजीकृत करिए और आज हमारे पास 33,000 के आसपास होटलों का रजिस्ट्रेशन है। फिर हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन आप कितने लोग एसओपी अडॉप्ट करते हैं, साथी पोर्टल पर बुक लेकर आइए। फिर इस बीच में मैंने पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2 दिन में की और जो चर्चा आई उसमें जो सबसे बेहतरीन कमेंट्स था वो गोवा के पर्यटन मंत्री का था कि पहले तो हमें पास सूची नहीं थी, तो सूची आ गई निधि पोर्टल में। एसओपी अडॉप्ट करने वालों की संख्या उस दिन तक 16% थी। हमने कहा इस गैप को कम करिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमारे पास में जो पर्यटकों का आंकड़ा था वो 90 लाख था गोवा में टोटल मिलाकर, और जैसे ही हमने निधि पोर्टल के बाद में आंकड़ा इकट्ठा किया तो वो 1,60,00,000। इसका मतलब है कि आंकड़े में कहीं न कहीं हम ऑथेंटिक नहीं थे। इससे ये कोशिश सफल हुई और साकार हुई है। हमारी कोशिश ये है कि निधि और साथी के बीच में जो गैप है, हर होटलियर अपना ओन रेगुलेशन दे कि होम मिनिस्ट्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का या पर्यटन मंत्रालय की एसओपी को अडॉप्ट करता है। ये देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए भरोसा बढ़ाने वाला होगा। तो ये कदम है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सर, नॉर्थ ईस्ट, हिमालय और तटीय क्षेत्रों में इको टूरिज्म के विकास की असीम संभावना है, तो इन संभावनाओं को विकसित करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? ये सच है कि नॉर्थ ईस्ट अभी भी अनएक्सप्लॉइड है। कनेक्टिविटी तो हो गई, इंसर्जेंसी की जो बात थी वो खत्म हो गई। अब हमें उनके सामने रखना है कि आपके पास में बाकी साधन क्या हो सकते हैं। तो हमने टूरिज्म हाईवे की बात की है, खासकर ऐसी जगह पर जहां पर लोग नहीं गए। तो हम बाकायदा गुवाहाटी से अगर आपको अरुणाचल जाना है तो हम आपको कनेक्टिविटी भी बताएंगे। कोई सरकारी और गैर सरकारी का भेद हमने खत्म कर दिया है। होटल हो, गेस्ट हाउस हो, छोटे होटल हो, बड़े होटल हो या फिर कोई होम स्टे हो, हम सबकी जानकारी देंगे कि आप इस रास्ते पर जाएंगे तो आपको ये मिलेंगे। उनका संपर्क का नंबर ये है। इवन कोई पेट्रोल पंप पे जन सुविधा बहुत बेहतरीन है तो हम उसका भी नंबर देने वाले हैं। और मैंने गूगल मैप की बात की है, गूगल से कहा कि आप टूरिज्म मैप बनाइए। गूगल मैप तो है, टूरिज्म मैप बनाइए कि हमारे टूरिज्म हाईवे पर अगर कोई जाएगा और आगे रोड के दाहिने तरफ उसको 7 किलोमीटर भीतर अगर जाएगा तो कोई मॉन्यूमेंट या कोई स्थान देख सकता है या अच्छा स्टे है तो उसको अलर्ट करेगा। जाना नहीं जाना उसके ऊपर है। हमने ये तय किया है कि हम कभी भी बुकिंग में नहीं पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन हम सबकी शेयर करेंगे जो हमारे पास रजिस्टर है निधि में और साथी में। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी की अभी क्या स्थिति है और ये पॉलिसी किस तरह देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी? हमने सारे स्टेट्स को उसका ड्राफ्ट पहुंचाया है, स्टेक होल्डर्स को भी पहुंचाया है कि आपको अपने सुझाव देने चाहिए। पॉलिसी होनी ही चाहिए। जो बातें मैं कह रहा हूं ये भी पॉलिसी के हिस्से हो सकते हैं। बुद्ध की अस्थियां हमारे पास में 5 हैं, एक श्रीलंका से आना बाकी है। इनको ओपन डिस्प्ले कर सकते हैं सुरक्षा के साथ, उस पर तैयारी चल रही है और पॉलिसी तय की है। यदि फुटफॉल 1 लाख से ज्यादा किसी देश के पर्यटकों का है और वो हिंदी और अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उनकी भाषा में साइनेज लगाएंगे। सबसे पहले हमने सांची में सहेली भाषा में लगाया, श्रावस्ती, नालंदा, गया और सारनाथ में चीनी भाषा में लगाए। अभी भी हमारी इस पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको यूएन की भाषा में ट्रांसलेटर और गाइड्स होने चाहिए। पहला बैच 5,500 लोगों का इस महीने एग्जाम होकर निकल जाएगा। उसको हमने टूरिस्ट फैसिलिटेटर कहा है। जैसे ही वो एक कोई यूएन की भाषा पढ़ेंगे तो हम उनको गाइड की मान्यता देंगे और ये क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक हमारे एएसआई के मॉन्यूमेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि जनवरी से हम अपने पोर्टल को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एएसआई के मॉन्यूमेंट के अलावा स्टेट आर्कियोलॉजी के या अन्य कोई मॉन्यूमेंट है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, हम सबकी रिलिस्टिंग करके एक बार देश के सामने वो एटलस लाएंगे कि देश में इतने स्मारक हैं, इसकी टाइमलाइन है। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।